राधे राधे। आप सबका स्वागत है गुनाहों के देवता पार्ट 9 में। पिछले भाग में हमने सुना कि चंदर पम्मी के साथ बाहर घूमने जाता है, जहां उनके बीच कुछ ऐसा होता है कि चंदर थोड़ा असहज हो जाता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन चंदर रात भर सो नहीं पाता। वह सुबह होते ही पहले सुधा के पास जाता है और वहाँ उसे सुधा की बातें सुनकर थोड़ा सामान्य महसूस होता है और फिर वह यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। अब आगे सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बसारिया रोज़ सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही का इम्तहान भी खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने भी अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर उसे नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसके पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है। आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। सावन में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। एक उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खुले उस पर कलम से कुछ गोदागादी कर रही है। सुधा एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने बाद माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुमसुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें यह अच्छा नहीं लगता। चंदर, सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हो, जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली है। चंदर ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठ, ये पोथा चल के पापा के पैर छुआए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइल टिका कर बोली, ए चंदर, सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे और क्या। आहा कहकर सुधा जो उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े ओहो, डॉक्टर चंदर कपूर हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वह लिख कर ही उठे थे और शराब पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, थीसिस पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगा कर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में ज़रूर आ जाओगे। तब सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। यह क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुए क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं। अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है,
जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, ऊन 8 लच्छी, 6 लच्छी में एक शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में एक स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर और एक हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शॉल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतज़ाम ना करें? अब डॉक्टर हुए तो डॉक्टर आनी तो आएगी ना। सुधा बोली, खैर बहुत मनाते बहलाते फुसलाकर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, बिनती कहाँ गई? उसे भी बुलाओ, अकेले अकेले खा लोगी क्या? मैं पढ़ रही मास्टर साहब से। क्यों, इम्तहान तो ख़त्म हो गया ना, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में। सुधा बोली, अच्छा बिसरिया को भी बुला लो। अच्छा मिठाई तो आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की तरफ देखने लगी। मुझे इसका वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा, तो अब आशीर्वाद दे दे। अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ने लिखने तो फिर तुम्हारे चंदर की उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा, तो फिर कंधे पर तुम्हारे हम कोट पहनकर फोटो खिंचाएंगे। सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को भी बुला लो, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खा ली जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचंद, यह तो पूछ कि मिठाई काहे की है? मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराते हुए बोली। पम्मी के यहाँ फिर आज उस दिन जैसे कुछ बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेम गया और बिनती बिसरिया को बुलाने चली गई। अब तो यह तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बहुत सुशील लड़की और बहुत शान, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु। हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और जब देखो उसी की बातें करती रहती हैं। जब भी मिलती हैं, सुधा बोली, और कविता भी करती हैं ये। तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी। उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि यह डायरी है। उसमें यह धोबी के हिसाब लिखती थी, वो कविता नहीं लिखती। ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंद्र बोला, तुम्हारी नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए। आगे आगे बिनती और पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा चंदर की ओर देखकर मुस्कुरा दी। और यह सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय है, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं? चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंसती। बिसरिया समझ नहीं पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जल जात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला,
हाँ भाई, क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि करुण रस का गीत आ गया। अर्थ लिखने को मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सही है। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तुमने पर्चा छोड़ दिया। हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ अर्थ नहीं है। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ पढ़ता था ना हरिहर टंडन, वह बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। और मेरा एक सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी था, तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर है। चंदर बाट काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए। मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच गया तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दे दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें बिनती हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सीधा मुंह में रख लिया। सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी की हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दिया तो बिनती चंदर को दिखाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी यह हमें बहुत बनाते हैं। अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को देखते हुए कहा। अब हमार धोकर रख दे। और तस्तुर बिनती की ओर देखा और बोली, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो। हाँ, ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुँह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आँखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डाले झींप थी। मुंह पर सांस मुस्कुरा उठती थी। गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटने लगी। मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा बिनती की आँख तो देखो। इस वक्त आई बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, आई अभी। अब बताओ, बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे, तभी ना अब अपनी ससुराल में बोलना। ऐसा वही तुम्हारे बोल पर रिझे। चंदर ने फिर छेड़ी, राम राम, यह सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ? अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फ़ोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली है। अच्छा, एक बात कहें, मानिएगा? बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा।
बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए बोली, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसीलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए। माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ। खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया। सुधा बगल के कमरे में सब कुछ सुन रही थी, आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, बिनती क्यों रो रही है। रानी बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर बोली, सुन मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ रानी, बिटिया की तरह जाओ, मुँह धो। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम उसे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वह कह रही थी तुम्हारी फ़ोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दे? सुधा अकड़ कर बोली, नहीं, सच सच बताओ। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है? ब्याह हुआ नहीं, करूँगी नहीं। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और धकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो, अभी गुड़गुड़ा रही थी, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और साथ में कमेंट कीजिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद, नमस्कार।